नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कहते हैं बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस सांचे में ढाला जाए वो उस सांचे में ढल जाते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। लेकिन वर्तमान में या पहले भी हम देखते आ रहे हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराया जाता है या कोई व्यवसाय कराया जाता है। यह कानूनन अपराध है। बाल श्रम कराना कानूनन अपराध साबित होता है। लेकिन आज भी स्थितियां जो हैं वो हम यह तो नहीं कहेंगे कि जस की तस हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। बावजूद इसके बाल श्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर साल हम इसे थामने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की आवश्यकता आखिर आज भी क्यों पड़ रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चाइल्ड राइट वर्कर अनूप जी को। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनूप जी ने ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किया है। साथ ही बाल कल्याण समिति खूंटी की अध्यक्ष तनुश्री सरकार जी को। तनुश्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अनूप जी से ही है कि आज भी वर्तमान में बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है और इसकी शुरुआत कब से हुई? बाल श्रम का जहाँ तक सवाल है, मनाना तो चाहिए, कंसीडरिंग कि उसका जो स्थिति है अभी, अगर ग्लोबली भी देखा जाए, पर्टिकुलरली अगर इंडिया में देखा जाए, तो उसकी स्थिति सुधरा नहीं है। अगर मैं सेंसस की डेटा कहूँ तो लगभग 1 करोड़ हमारे पास भारत देश में बाल श्रम, जो कि सेंसस की डेटा है। लेकिन अगर जो रिपोर्टेड डेटाज, अगर दूसरे तरीका से स्टडी किया हुआ डेटा देखे तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। इस परिप्रेक्ष्य में, और बाल श्रम जैसे इशू बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसका प्रभाव जो होता है काफ़ी दूसरे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स से फ़र्क पड़ता है। इसलिए इसकी मनाना इम्पॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा कि एक दिन नहीं, हर दिन बाल श्रम पे कंटिन्यूअस काम होनी चाहिए। और हाँ, चलो एक दिन के लिए हम लोग ये कहते हैं कि उसको मना के लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन जागरूकता उसके बाद दिन भी नहीं रुकनी चाहिए। जी तनुश्री जी, देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, बावजूद इसके बाल श्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कारण हो सकते हैं बाल श्रम के? देखिए, सबसे पहले अशिक्षा जी। और मैं, जैसे कि आप मेरा परिचय दिए कि मैं खूंटी के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हूँ, तो खूंटी एक झारखंड का एक ऐसे ज़िला है कि जहाँ ये जो मुद्दा है बाल श्रम, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और जहाँ तक मुझे और जो समझ में आया इतना दिन बाद कि नशा एक बहुत बड़ा कारण है। नशा सिर्फ बच्चों का नहीं, नशा गार्जियन का भी, माता पिता का भी। खूंटी जैसे जिलों में मैं देखती हूँ कि कोई कोई गांव है कि जहाँ सुबह से लेकर शाम तक बच्चा तो छोड़ दीजिए, माता पिता है खुद नशा करके वो लोग दिन भर पड़े रहते हैं। अशिक्षा तो है ही, गरीबी है, और साथ में कम समय में कुछ कमाने का इच्छा। और ये आजकल जो डिजिटल दुनिया का, जो ग्लैमरस दुनिया का जो बुलावा, ये भी बच्चे को बहुत ज़्यादा ये ऐसा एक ऐसा एक तरफ बच्चे को लेके जा रहा है कि जहाँ बच्चा पढ़ाई छोड़ के बहुत कम समय में कुछ करके, कुछ कमा के ये ग्लैमर के दुनिया में जीना चाहते हैं। तो ये सारा कारण है बाल श्रम का। और साथ ही ये तो है ही, ये है एक पोर्शन का कारण कि जो लोग बाल श्रम में लिप्त रहते हैं उनके माता पिता और उनके कारण, और साथ में शिक्षित समाज जो बाल श्रम अपराध है ये जानते हैं। बाल श्रम अपराध होना है, इसमें पनिशमेंट है, इसके विरुद्ध कानून है, ये भी जानते हैं। इसके बावजूद भी मुझे बोलने में शर्म नहीं है एज ए अध्यक्ष कि हम लोग बड़े बड़े अधिकारी के घर से बाल श्रम करते हुए बच्चे को रेस्क्यू करते हैं। और जब हम लोग रेस्क्यू करते हैं तो उन लोग का कहना यही रहता है कि इसके घर में बहुत गरीबी था तो वो पढ़ाने के लिए लाए हैं। ये सारे झूठ है, फरेब है। और बच्चे अपने घर में रहेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, वो सरकारी स्कूल जाएंगे, मिड डे मील खाएंगे, अपने गांव के तालाब में नहाएंगे, अपने गांव के फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेलेंगे। यही उसका जीवन होना चाहिए। जो जैसे दुनिया में जन्म लिया है उसी ज़िंदगी को उसको जीते हुए बड़ा होना है।
किसी के घर में सोफे में बैठ के टीवी देखते हुए थोड़ा सा पढ़ के बाकी समय बर्तन धो के बचपन को नहीं जीना है। तो ये भी एक बाल श्रम का कारण है कि शिक्षित लोग भी इसको बढ़ावा देते हैं। जी, इसका एक पर्सपेक्टिव है, देखिए इस पर पर्सपेक्टिव देखिए, हम आप जैसे लोग जो जिसको कि हम कहते हैं शिक्षित एलाइट जी, वो हमें एक बात का समझ होना होगा, वो हमारा एक समझ है। हम जैसे लोग समझते हैं कि हम अपने घर में अगर किसी लड़की को बच्ची को रख लिए काम के लिए तो उसको हम पढ़ा भी रहे हैं, राइट, उसको हम हर ये दे, लेकिन ऑब्जेक्टिवली हम किस लिए रख रहे हैं? हम उसको रख रहे काम करने के लिए, राइट। सो अगर हमें उस बच्ची के लिए कुछ करना है तो क्यों ना हम उस गांव में ही कुछ करें और एंड टू एंड करने की कोशिश करें। चलो मैं एंड टू एंड नहीं करने का कर सकता हूं, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन हम उसको पढ़ाने का जितना तक पढ़ाने की कोशिश किया जा सकता वो कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं हुई कि हम उसको अपने घर में लाके काम भी कराएंगे और पढ़ाएंगे भी। तो पढ़ाना मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ मैं मेहरबानी कर रहा हूं कि मैं एहसान कर रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये पर्सपेक्टिव को हम जैसे लोगों को समझना चाहिए। आज अगर आप किसी भी जगह में जाइए, बहुत पढ़ा लिखा घर में डॉक्टर्स है, घर में लॉयर्स है, और उनके घर में आई फील सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक कि लड़कियां छोटी लड़कियों को खोजते हैं वो कि चैनपुर से मिलेगा कि खूंटी से मिलेगा, इस तरीका से पूछते हैं। और ये बहुत सरप्राइजिंग लगता है और वैसे वेरी डिसअपॉइंटिंग भी लगता है। इसको समझाने की अगर कार्रवाई की बात करें तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई का प्रावधान है, या फिर जो माता पिता ही भेज देते हैं अपने बच्चों को बाल श्रमिक बनने के लिए, तो क्या माता पिता पर भी कार्रवाई होती है? होने के लिए तो होना चाहिए, बिकॉज जो एम्प्लॉयर है इस कैटेगरी में जो घर में रखते हैं डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर सोचिए कि कोई जगह में काम कर रहा है, ढाबे में काम कर रहे हैं या फिर कोई फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उसमें 2 तरीके का है, 20 to 50,000 का जुर्माना है और 2 से 10 साल के आपके जेल होने का है। लेकिन मुझे इस पर एक टिप्पणी यही करनी है कि जितना बड़ा एक इशू है क्या ना बच्चे को लेके, राइट, उसका जीवन पूरा पड़ा हुआ है, उसको पढ़ाई करना है, आगे भी बढ़ना है। तो जैसे आपने शुरू में ही इंट्रोड्यूस किया कि दे आर फ्यूचर ऑफ द नेशन, राइट, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रावधान है ये और स्ट्रांग होना चाहिए, एंड देन वी हैव टू सी कि किस तरीका से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। जी, तनुश्री जी, आपने ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किया है। जब आप लोग बच्चे को रेस्क्यू कराते हैं तो जाहिर सी बात है हर बच्चे की जो मेंटालिटी है, मानसिक स्थिति, वो एक जैसी नहीं होती है। फिर ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना कितना कठिन होता है? बहुत कठिन काम होती है। और देखिए, रेस्क्यू एक सबसे छोटा कड़ी है हम लोग का काम का। हम लोग जितने भी चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, अनूप जी भी बोलेंगे इसी बात को कि रेस्क्यू हम लोग का बस शुरुआत है। रेस्टोरेशन हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बच्चे का जो अभिभावक होते हैं, जो बच्चे को गार्जियन होते हैं, क्योंकि बच्चे का कंसेंट लीगली कंसेंट नहीं होता है, बच्चे का समझ को हम लोग समझ कानूनन नहीं मानते हैं, लेकिन गार्जियन ही जब जो रक्षक ही जब भक्षक बन जाते हैं और अनजान में बनते हैं या कोई मजबूरी उनको बना देते हैं, कोई भी कारण से वो अपने बच्चे को काम में भेजते हैं, और जब हम लोग रेस्टोरेशन के लिए फिर उन्हीं का घर को ढूंढते हैं, फिर दोबारा उसको चाइल्ड लेबर में भेज देना या उनका हम लोग से ये पूछना कि अब ये क्या करेगा या क्या करेगी, उसको दोबारा फिर स्कूल में भेजना, उसको समाज के साथ घुलना मिलना, यहाँ तक कीर्ति जी हम ये भी देखे हैं कुछ बच्चे को कि एसी का आदत लग जाती है। हमको ऐसे भी बच्चे मिले हैं कि उसको स्कूल से अच्छा एसी लग रहा है कि वो बर्तन धोएगा, वो झाड़ू पोछा करेगा, और उसके बाद वो अपने घर के जो आंटी है, जो मालकिन है, हम लोग के लिए मालकिन है, तो उनके साथ वो अपना बाजार का बैग ढोते हुए वो बाजार करेगा, फिर आके एसी में बैठेगा, कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा। तो ये जो काउंसलिंग स्टेज रहता है, ये हम लोग के लिए बहुत टफ रहता है कि उसको उसके गांव में फिर से उसको रिस्टोर करना, समझाना। और ऐसे ही जब काउंसलिंग ज़बरदस्ती करके हम लोग रिस्टोर करते हैं तो ट्रैफिकिंग होने का एक बहुत बड़ा चांस होता है कि बच्चे फिर एक काम करते हैं कि बच्चे नज़दीक में नहीं जाके गार्जियन के आड़ में ही गार्जियन को भी ओवरटेक करके कोई ट्रैफिकर का हाथ पकड़ के वो दूर देश पारी देने का एक खोज लेता है अपने से ही। वो समझ नहीं पाता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग के लिए टफ तो है, लेकिन असंभव नहीं है।
मुझे दर्शकों को यही कहना है कि सरकार के पास इतना सारा रिसोर्सेज है। अभी स्पॉन्सरशिप बोल के एक स्कीम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिस स्कीम के तहत हर एक बच्चे को सरकार 4,000 करके रुपया प्रति माह न्यूट्रिशन और एडुकेशन और हेल्थ के पर्पस में सरकार दे रहे हैं। पहले इसका एक लिमिटेशन था, अभी लिमिटेशन हट गया। एक ही परिवार में 3 बच्चे को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, बच्चे आराम से अपने घर में रह सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चा अपना गांव में रह के प्राइमरी तक पढ़ा, हायर स्कूल में जाने का उसका सुविधा नहीं है, तो रेसिडेंशियल स्कूल का प्रावधान CWC सरकार के पास है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय लड़की लोगों के लिए है, सुभाष चंद्र बोस स्कूल आवासीय विद्यालय लड़कों के लिए है। इसलिए सरकार के पास रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है। बच्चे और गार्जियन एकदम ना घबराए। स्टेक होल्डर्स, हम लोग जैसा हितधारक हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग इस काम को करना ही 24 घंटा हम लोग का काम है। आप लोग अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के, अपने परिवार के साथ जुड़ के, अपने जड़ के साथ जुड़े रह के अपना भविष्य को सुरक्षित करें, यही हम लोग चाहते हैं। नहीं तो बाल श्रम एक तरफ, लेकिन यही बाल श्रम जब ट्रैफिकिंग का रूप ले लेता है, जब ट्रैफिक्ड हो जाते हैं, तब काम हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही में मैं जो और भी जो लोग हैं, जो लोग इसको लेके काम करते हैं, खास करके पुलिसकर्मी को लिए मैं बताना चाहूँगी कि घबराना नहीं है। कभी कभी हम लोग के पास ऐसा केसेस आता है कि बाल श्रम में बच्चा रेस्क्यू करके तो लाते हैं, फिर 20,000 ले दे के छोड़ दिया जाता है, कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अगर बच्चा अपना बच्चा का कंसेंट ही नहीं है, गार्जियन भी अगर इलीगल कोई एक्ट किए हैं, तो गार्जियन पेरेंट्स आर नॉट द ओनर ऑफ द चिल्ड्रन, पेरेंट्स आर पेरेंट्स। तो वो लोग मालिक नहीं है, मालिक तो होते हैं संविधान, हर एक जन का कानून है ना। तो इसलिए हम लोग उस केस को बहुत इंटेलिजेंटली, टैक्टफुली हम लोग ट्रैफिकिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर मन हम लोग का सजा देने का हो, इसको रोकने का हो, अगर हम लोग टीम बन के इसमें काम करें तो ये जरूर रुकेगा और कहीं हद तक हम लोग रोक पाए हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। अनूप जी, जब बाल श्रमिक जो होते हैं, स्पेशली बच्चियों की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि केवल जब उनसे काम कराया जाता है तो सिर्फ वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। कई बार बच्चियां खासकर शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। ऐसे में वो बहुत डरी सहमी भी रहती हैं। तो समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना तो मुश्किल है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह में किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पर, और कार्रवाई का क्या प्रावधान है, और माता पिता पर भी क्या प्रावधान है। देखिए, इसमें अगर हम चाइल्ड लेबर एक्ट को देखें जी, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2016 का भी हम कंसीडर करें, तो एक्ट में फॉर मतलब जेंडर सेग्रीगेटेड कोई प्रोविजंस वैसा है नहीं जी, ठीक है। लेकिन हमारे देश में दूसरा कानून है, राइट। तो जैसे कि हम अगर सपोज सोचिए कि हम लोग जैसे पॉक्सो की बात करते हैं, आजकल काफ़ी सारे रिपोर्टिंग हो रही है, इट्स गुड टू नो दैट। अगर हम देखते हैं कि कोई बच्ची किसी डोमेस्टिक काम के लिए गया या फिर किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए किसी भी काम में गया और वहाँ पर उसके साथ यौन शोषण होता है, एंड दैट कैन बी टेकन इनटू पॉक्सो, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से लिया जा सकता है, प्रोविजंस लीगल है, उसको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लीगल तक पहुँचने का नौबत ना आए। तो देयर आर एजेंट्स ऑफ चेंज, कैसे काम कर सकते हैं? हमको पेरेंट्स के साथ काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज उन्हीं के छत्र छाया में बच्चे बड़े हो रहे हैं। हमको देखना होगा कि अगर थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो उसके साथ भी हम काम करें, बिकॉज ये हम सब बचपन बीते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा दोस्त अगर हमको कुछ बोलता है तो हम उसको सुनते हैं, राइट। तो उस पर्सपेक्टिव से हम क्यों ना थोड़ा से बड़ा बच्चे को ये लाइफ स्किल दे, ये लाइफ स्किल एडुकेशन दे। वैसे नियम के हिसाब से देना चाहिए स्कूल में, हम लोग वैसे रिसोर्सेस क्रिएट किए हैं, सरकार भी क्रिएट की है, और उस तरह का रिसोर्सेस को हम लोग बच्चों को लाइफ स्किल एडुकेशन दे, जीवन कौशल की शिक्षा दे कि क्या मैं थोड़ा से कष्ट करके पढ़ाई कर लूं कि शहर के चकाचौंध को देख के मैं चला जाऊं। तो इसको ये निर्णय लेने की क्षमता बच्चों में आए, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो बच्चे चाइल्ड लेबर में जाते हैं, इस तरीके के ट्रैफिकिंग में मिसगाइड हो जाते हैं, वो बच्चे इसी उम्र में आते हैं जब उसको जरूरत है इस तरीके के निर्णय लेने की,
ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का एजेंट्स के साथ काम करने की ज़रूरत है, तब हमें कानून, जहाँ तक कि कानून का सवाल है वहाँ तक जाने की ज़रूरत कम पड़ेगा। लेकिन ये हम लोगों को सोशली और बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से काम करना होगा। हाँ, जहाँ तक कानून का सवाल है, सबके लिए है कानून का प्रावधान का कैसे काम किया जाए, बट आई फील कि सोशल एस्पेक्ट्स पे काम करना और स्ट्रांगली और इन डेप्थ काम करने की जरूरत है। जी। तनुश्री जी, सरकार ने इतनी सारी व्यवस्थाएं की हैं, शिक्षा की बात लगातार हो रही है, माता पिता को भी समझाया जा रहा है, बावजूद उसके जागरूकता में कमी कहाँ रह जा रही है? आप लोग भी ज़मीनी स्तर पर इतना काम कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। हाँ, एकदम तभी तो काम चल रहा है और चलना भी पड़ेगा। मैं आपका इस सवाल का तो जवाब दूंगी, साथ में अनूप जी जहाँ अपना बात ख़त्म किए सोशल एस्पेक्ट का, मैं लीगल एस्पेक्ट को पूरा कर देती हूँ, ये जनता के लिए भी और जो और भी कानून के जो स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं। आप लोग चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 से लेकर 2016 जिसका अभी जिक्र अनूप जी किए, उनका अमेंडमेंट में जो भी प्रोविजन है, पनिशमेंट है, फाइन है, इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि और भी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट को हम लोग साथ लगाते हुए अगर एक भी एफआईआर को मजबूत करें तो जेल का मतलब जेल से लेके पनिशमेंट मतलब उसका कन्विक्शन तक का प्रावधान रहेगा। जैसे पॉक्सो एक्ट का सहारा हम लोग लेंगे, अगर चाइल्ड लेबर में कोई बच्ची गई और उसके साथ कोई सेक्सुअल हरसमेंट हुआ तो पॉक्सो हमको मदद करेंगे। अगर उसके साथ मारपीट हुआ तो चाइल्ड लेबर एक्ट के साथ हम बीएनएस का सहारा लेंगे, बीएनएस में मारपीट का जो भी धाराएं हैं वो सब लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो मदर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ चिल्ड्रन 2015 का जहाँ तक बात है, हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे सेक्शन 75 ऑफ जेजे एक्ट। सेक्शन 75 ऑफ जेजे एक्ट नॉन वेलेबल सेक्शन है, इसमें कोई भी बड़ा गंभीर रूप से बच्चे को कितना मारा गया, उसका मेडिकल हुआ कि नहीं, कितना उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना किया गया, इसका कोई भी रिपोर्ट जमा करने का जरूरत नहीं है। बच्चे जितने भी अपने मुंह में बोल दिए सफिशिएंट है। अगर एक थप्पड़ भी मारा गया बच्चे को तो वो एक नॉन वेलेबल ऑफेंस के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसलिए जेजे एक्ट का भी सेक्शन 75 लगा के अगर एक एफआईआर को हम लोग मजबूत करें, एक चाइल्ड लेबर का एफआईआर को, तो उसको जेल से लेके कन्विक्शन का प्रावधान हो सकती है। और जहाँ तक आपकी बात है कि कम क्यों नहीं हो रही है, कम मुझे लगता है कि मैं जहाँ से अपना शुरुआत की थी, क्योंकि हम लोग रोज इसी के साथ जूझते हैं और काम करते हैं कि जिनके पास गरीबी है, जिनके पास खाने का जुगाड़ नहीं है 3 टाइम, तो वो खाने का बात ही पहले सोचेंगे, ना कि वो सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में पहले सोचेंगे, या मारने पीटने के पहले सोचेंगे, या पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। तो वो अपने बच्चे को काम करने के लिए भेजेंगे। उनको ये कुछ भी आता जाता नहीं है कि ये कानूनन अपराध है कि नहीं है। कानूनन अपराध के बारे में हम उनके प्रति ज़्यादा उम्मीद करेंगे जो लोग कानून के जानते हुए भी कानून के आड़ में इस कानून का वायलेशन करते हैं, जैसे शिक्षित लोग, जैसे जो कि अनूप जी बताए कि हम थोड़ा सा पढ़ा देंगे। थोड़ा सा पढ़ाने का किसी को जरूरत नहीं है, उसका हक है पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन ये हक दिया है, वो उस हक के तहत वो पढ़ेंगे। उसको जरूरत नहीं है, अगर उसके पिता के पास पैसा का कमी है, उसके पिता 3 टाइम खाना खाने का हक नहीं, मतलब अपना वजूद नहीं रख रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, तो जरूरत नहीं है कि किसी का घर में बर्तन धो के वो कन्वेंट में पढ़े, वो गांव का स्कूल में पढ़ेगा। एज ए CWC चेयरपर्सन मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं एक केस को, एक चाइल्ड लेबर का केस को जिस तरह से पॉक्सो में कन्वर्ट होते हुए देखी हूँ, और उसके बाद होस्टाइल होने के बाद एक केस को जैसे जीरो बैलेंस में आ जाते हुए देखी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि जो बड़ा लालच कि मेरा बच्चा थोड़ा अच्छा रहेगा, बच्चा कभी भी परिवार से डिटच होकर अच्छा नहीं रहता है। इसलिए बच्चा जिस हैसियत से जन्मा है उसी हैसियत से बड़ा होगा, सरकार के देखरेख में बड़ा होगा। माता पिता के बाद अगर बच्चा का कोई गार्जियन है तो वो सरकार है, सरकारी देखरेख में बड़ा होगा, सरकारी सुविधा लेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के आधार पे बच्चा बड़ा होगा। इसलिए किसी के घर में बर्तन धो के, एसी का हवा खा के कन्वेंट स्कूल में बच्चे को जाने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर उसके पिता का हैसियत इतना ही है कि सरकारी स्कूल में जाएगा तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, वो स्वस्थ रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। जी अनूप जी, जब आप लोग किसी बच्चे को रेस्क्यू करते हैं, मान लिया आप लोगों को कोई एक फ़ोन कॉल आया, तो रेस्क्यू करने के बाद से उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति से लेकर उसकी शिक्षा और उसकी नौकरी तक का जो ये सफ़र होता है, वो एक प्रोसेस बाय प्रोसेस आप लोग किस तरह से बच्चों को तय करवाते हैं? राइट। तो देखिए, जब हम लोग रेस्क्यू करते हैं तो हम लोग डिफरेंट ऑफिशियल्स, जैसे तनुश्री जी खुद आए हैं, जिस डिपार्टमेंट से आए हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आए हैं, तो
तो हम लोग को उनके पास जाना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वही कहता है, लॉ भी वही कहता है, तो इस प्रोसेस से करना है। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम आप अगर गवर्नमेंट का भी प्रोविजंस में देखें, एंड टू एंड डिफरेंट जगह, जब वो रेस्क्यू होके आ रहा है, ऑल प्रोसेस डन, उसके बाद उसको स्कूल में ले जाना है, ठीक है, स्कूल में ले जाना है। अब चिंता इस बात की है कि स्कूल में जाएगा कैसे बच्चा, क्योंकि कहीं से वो ट्रॉमा से गुजर के आया है। नाउ अगर दो तरीके से, एक स्कूल में काउंसलिंग का सपोर्ट होनी चाहिए, ये एक हमारा कमी है, हर स्कूल में काउंसलर्स है नहीं, बट गवर्नमेंट ये भी बोला है कि एग्जिस्टिंग टीचर्स को भी क्या काउंसलिंग का स्किल्स दिया जा सकता है, राइट। सेकंड, कि हम लोग को ये भी देखने की जरूरत है कि बच्चे फिजिकली, हेल्थ वाइज सारा चीज देने के लिए जो भी सरकारी कार्यक्रम है, उससे उसको, जैसे मिड डे मील आएगा, मिड डे मील में वो खाना खा सकता है। स्कूल में जाने के लिए ये भी चिंता के विषय है, जो क्लासेस उसका छूट गया है जी, वो कैसे पूरा होगा, राइट। उसके लिए रिमेडियल क्लासेस का प्रावधान है, स्पेशल ट्रेनिंग क्लासेस कहा जाता है इसको, तो उसका प्रावधान है ताकि वो मेकअप करने का कोशिश करे। देखिए, हर मैकेनिज्म्स है, उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ना। अब इसमें लगता है कि कभी कभी हम लोग बात करते हैं, आप भी जब बोले हमको, तो कीर्ति जी जब हम बोले हमको कि इसकी कोई सोल्यूशन नहीं है क्या, ऐसा लग रहा है, एक हताश सी सिचुएशन, ऐसा नहीं है। हम लोगों को देखना होगा दो तरीके से, एक है कि हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जिसमें हम लोग काम करते हैं या फिर हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं कि ये काम कर रहा है, ये पैकेज काम कर रहा है, लेकिन उसको स्केल अप करने की काम सरकार कर सकती है, और सरकार को इकट्ठे मिल के काम करने की जरूरत है, ताकि जो मॉडल काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मॉडल काम नहीं करती है, जो मॉडल काम कर रहा है उसको कैसे स्केल अप किया जाए। ये लेकिन क्या बोलते हैं, रुक रुक के करने से चलेगा नहीं, कंटिन्यूअस करना होगा। ये मैं शुरू में ही इसलिए मैं बोला कि 12 तारीख को WDA ACL मना के हम चुप हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम कुछ शुरू कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस करें। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, मेरे ही सामने हम लोग जोर शोर करके, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बिफोर कोविड, कंसिडरिंग कि हम लोग आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड बोलते हैं, देयर वाज ए स्टेट प्लान ऑफ एक्शन फॉर रिड्यूसिंग एड्रेसिंग चाइल्ड लेबर, झारखंड का ही। लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि उसको हम लोग आगे जो 1-2 साल किए, उसके बाद आगे नहीं ले जा पाए। दूसरी तरफ जो आप बोल रहे हैं ना, माता पिता जो है वो तभी भी क्यों नहीं होता, माता पिता तभी भी क्यों भेजते हैं। नाउ जैसे तनुश्री जी बताई कि प्रायोरिटी क्या है, उसके घर में खाना नहीं है, ठीक है, तो लेकिन खाना अगर नहीं है, हियर कम्स आवर रोल और गवर्नमेंट रोल। सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स है, क्या मैं नरेगा से उसको जोड़ सकता हूं, क्या मैं उसके जो PDS है उसका खाना का व्यवस्था कर सकता हूं, तो उस परिवार को सोचना नहीं पड़ेगा कि खाना कहां से आएगा, राइट। बच्चा का पढ़ाई हम लोग सब जानते हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल तक फ्री एजुकेशन, तो वो पढ़ाई वो स्कूल में जाके क्वालिटी एजुकेशन मिले। ऐसा ना कि स्कूल में गया तो उसके साथ साथी लोग भी मारपीट कर रहा है, बुलिंग कर रहा है, हो सकता है टीचर्स भी वैसा कर रहा हो, अगर मार नहीं रहा है तो कुछ ऐसा बोल रहा है कि बच्चा वापस। तो इस तरीके का स्किल्स और एटीट्यूड हम लोग अपने में डेवलप करना होगा। मैं भी अपने आप को अलग नहीं मानता हूं इससे, कभी कभी शायद हमसे भी गलती होता है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने की कंटिन्यूअस प्रोसेस करना होगा। जी जी तनुश्री जी, हम सरकार की बात कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से आखिर किस किस तरह की सुविधा है ऐसे बच्चों के लिए, जिसका वो लाभ लेके इस तरह के दलदल में फंसने से बच सकते हैं। एकदम सबसे पहले मैं शुरुआत में ही जो बोल चुकी हूँ स्पॉन्सरशिप स्कीम के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का यौथ प्रयास है, और जो पहले जिसका एक लिमिट था, अभी वो लिमिट भी नहीं है। एक ही परिवार का 3 बच्चा तक ये ले सकता है इसका सुविधा। और इसके अलावा भी राज्य सरकार का सावित्रीबाई फुले स्कीम चलता है, और कन्याश्री समाज कल्याण के द्वारा कन्याश्री एक स्कीम चलता है। स्कीम का कोई कमी नहीं है कीर्ति जी। जैसे हम लोग तो इतना भी देखते हैं कि बच्चे जब हम लोग रेस्क्यू करा के लाते हैं किसी के घर के चाइल्ड लेबर एज ए चाइल्ड लेबर, तो देखते 6-6 महीना से पैसा रुका हुआ है, लेकिन 6-6 महीना उस घर में, ये है मेंटलिटी। काउंसलिंग एक जरूरत है। बहुत अच्छा जो आप जो बात बोले कि 6 महीना एक घर में रुक के एकदम, उसको हम बॉन्डेड लेबर भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि पैसा हमको नहीं मिला और हम रुक रहे हैं क्योंकि हम 1 महीना
का पैसा रोक रहे हैं, फिर नेक्स्ट महीना हम काम करा रहे हैं कि वो छोड़ के जाए नहीं, और वो जाते नहीं हैं। और बाकी हम एक बात बाहर सुनते हैं कि सरकारी ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। ये चक्कर नहीं है, ये प्रोसेस है। तो हमको लगता है उस प्रोसेस से सम्मान का ये प्रोसेस है। किसी के घर में एज ए बॉन्डेड लेबर 6 महीना का पैसा के लिए रुक जाने से अच्छा है कि कोई सरकारी दफ्तर में जाके एक आवेदन देना। और आपको मैं बता दूं, अभी के परिस्थिति में आवेदन लिखने के लिए भी इंसान बैठा रहता है सरकारी दफ्तरों में। जिनको आवेदन नहीं लिखना आता है उनके तरफ से आवेदन लिख दिया जाता है। और मैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता देती हूँ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डालसा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस ऑफिस में जाना है, आपको आवेदन लिखने नहीं आ रहा है, आपके साथ जाने वाले कोई नहीं है, तो आप सीधा चले जाइए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास। वो भी, उनका भी सारा जो स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ अलायंस होके ही है। उनके पास PLVs रहते हैं, उनके पास एडवोकेट्स रहते हैं, और वो आपको प्रोसीड करेंगे और आपके काम को वो अंजाम दे के ही उसके बाद वो आपको फुलफिल करवाएंगे। इसके अलावा आपको हम एक बात बताते हैं कि अभी पहले से बहुत सारे चीज़ बेहतर हो गया। हम लोग जो बच्चे को रिस्टोर करते हैं, अनुप जी आप भी देख रहे हैं, इस फील्ड में है, हम लोग भी इस फील्ड में है, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। हम लोग अभी रिस्टोर करके छोड़ते नहीं हैं, हम लोग रेगुलर उसका फॉलो अप लेते हैं। ये फॉलो अप पोर्शन जो है, क्योंकि अभी हर एक सेक्टर में बहुत सारे नए नए स्टाफ डिप्यूट हुए हैं, ये फॉलो अप जो प्रोसेस है ये बहुत पहले से स्ट्रांग हो गया है कि बच्चे को हम जो घर भेजे वो ठीक से है कि नहीं, ऐसा नहीं ना फिर से वो चला गया। आपको हम बता देते हैं, जैसे अनुप जी बताएं अभी कि जो बुलिंग होता है स्कूल में जाने की, ये सच्चाई बात है। तो हम लोग ऐसे कोई विशेष परिस्थिति से रेस्क्यूड बच्चे जो होते हैं, हम लोग उसके स्कूल तक खबर लेते हैं। जैसे पॉक्सो पीड़िता जो होती है, ये हमारे मैंडेटरी ड्यूटी है ना, कि हम लोग उस बच्चे को स्कूल से भेजते ही नहीं है, हम लोग स्कूल में जाके प्रिंसिपल या टीचर से बात करके भेजते हैं कि क्या किस तरीका से उस बच्चे से नॉर्मली बिहेव किया जाएगा। इवन एक बार भी इस घटना के बारे में वो जिक्र नहीं करेंगे या पूछेंगे नहीं। इस तरह से भी हम लोग फॉलो अप लेते रहते हैं। तो प्रयास चल रहा है और प्रयास बहुत बेहतर तरीका से चल रहा है, और मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी हद तक सफल हैं। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो नशा है जी। ये कहीं ना कहीं हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चे को समझाना बहुत आसान होता है, बच्चे को हम सपना दिखा सकते हैं, लेकिन बड़े लोग जो लोग को लत लग गया है और जो लोग खुद पेरेंट्स हैं, वो लोग, हमको तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं कि माता पिता दोनों दारू पी के बच्चा छोड़ दिया भूल जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही रात 1:30 बजे बच्चा मिला। तो इस तरह से घटनाएं घटती हैं। और बाकी मेरा जितना भी ग्रीवेंसेस आप बोलिए इस मैटर को लेके, सारे शिक्षित लोग से हैं जी, क्योंकि जो लोग के पास ज्ञान का कमी है उसको हम लोग ज्ञान देने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रयास चला रहे हैं, हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं कम से कम वो लोग एक्ट का वायलेशन ना करें। जी अनूप जी, बस एक छोटा सा संदेश बाल श्रमिकों के लिए कि वो इस तरह के दलदल में ना फंसे, छोटा सा। देखिए, बाल श्रमिकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हम जैसे आप जैसे लोग ही उसको रखते हैं, राइट, तो मुझे लगता है कि इसमें सेंसिबली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इस बात को समझना चाहिए कि हम जिसको अपने घर में भी बच्चे हैं, हम जिसको हम अपने घर में बच्चे के हिसाब से, काम के हिसाब से रख रहे हैं, या फिर फैक्ट्री में रख रहे हैं, अपने दुकान में रख रहे हैं, या फिर अपने होटल खोले है तो वहां पर रख रहे हैं जी, तो क्या हम इनके साथ हम न्याय कर रहे हैं? क्या हम जस्टिफाइड है ये करना? डिग्निफाइड लाइफ हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, क्या हम उसको दे रहे हैं? ये सेंसिबिलिटी, ये स्टेक होल्डरनेस, ये सीरियसनेस आने की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड आई फील कि हो सकता है कि जैसे तनुश्री जी डायरेक्टली CWC में जुड़े हुए हैं, इनकी जो ये सारी बातें समझने की कहीं ना कहीं जरूरत है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और बाल श्रम निषेध दिवस को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो बाल श्रम कानूनन अपराध है, इस पर आज हमने बात की है। तो जाहिर सी बात है, बच्चों को अगर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है तो उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि वो इस दलदल में ना जाएं। इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।